देखिए आज की क्लास में हम रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट है उन सभी को डिस्कस करेंगे और जैसे जैसे क्लासेज आगे बढ़ेंगी क्वेश्चंस का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अनुपात समानुपात के बारे में बात करें तो देखो कोई भी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी, जैसे कि ए और बी के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया ए अनुपात बी बराबर आपको दे रखा है, कोई भी वैल्यू दे रखी है जैसे कि 2:3 दे रखा है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a/b। ये आपको दे रखा है यहाँ पर 2/3। ये बात क्लियर हुई। अब सिंपल सा मतलब क्या है कि कोई अनुपात है जिसमें a की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 यूनिट है, तो b की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 यूनिट रहेगी। ये बात क्लियर। अब देखिए ये आपके पास a और b की एक्चुअल वैल्यू भी हो सकती है या फिर a और b की जो एक्चुअल वैल्यू रहेगी वो इसी अनुपात में रहेगी। ये बात आपको क्लियर हो रही है, इतनी सी बात समझ में आई। अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि आपसे ए और बी की जो टोटल वैल्यू है वो आपके पास दे रखी है, वो 10 दे रखी है। ठीक है, अगर ए और बी की टोटल वैल्यू आपको 10 दे रखी है तो यहाँ से ए और बी का जो रेशियो है वो आप कहोगे 2:3 का है, तो ए और बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल आपके पास यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कहोगे 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू आपके पास 10 दे रखी है, तो 1 यूनिट की आपके पास दो वैल्यू आ गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की आप कहोगे 4 और बी की कितनी हो जाएगी 6। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि इनकी एक्चुअल वैल्यूज निकाल ली है 4 और 6। ठीक है, अब दूसरा केस देखिए। दूसरे केस में मैंने क्या बोला कि आपको मैंने बोल दिया कि ए और बी है, जो ए और बी है, ठीक है, रेशियो आपको दे रखा है और अभी मैंने बोल दिया फिलहाल में a+b है वो डायरेक्ट आपको दे रखा है 5। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल 5 दे रखा है और ये भी आपके पास 5 है, तो अब यहाँ पे सीधा सीधा a और b की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 2 और 3 हो जाएंगी। तो आपको इतनी सी बात समझ में आई यहाँ पे क्या कि a और b की वैल्यू क्या रहेंगी, या तो ये जो रेशियो है एक्चुअल में यही वैल्यूज हो जाएंगी आपके पास, a का हो जाएगा आपके पास 2 यूनिट और b का हो जाएगा आपके पास 3 यूनिट, या फिर आपको ऐसा बोल सकते हो इनके रेशियो में रहेंगी। अगर इसका मैंने दुगना किया तो इसका भी दुगना करना पड़ेगा। ठीक है, a/b लिख रहा है ना, तो अगर मैंने ऊपर वाली वैल्यू का दुगना किया है तो नीचे वाली वैल्यू का दुगना करना पड़ेगा। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि जो अनुपात आपके पास दे रखा है, जो रेशियो आपको दे रखा है, उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पर जैसे कि आपके पास ये 2:3 दे रखा है, किसी भी सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो ये आपके पास क्या बन गया, 10 बन गया, और ये आपके पास कितना बन गया, आपको 15 बन गया। अभी भी आपके पास जो रेशियो है वो उतना ही है। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे ये भी अभी आपके पास 2:3 का ही है। बात क्लियर हो रही है, आपको समझ में आ रही थोड़ी सी। आगे देखिए, किसी भी सेम नंबर से आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। ये 2:3 है, इसको आपने जैसे कि 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास क्या बन गया, आपको कि ये 1 बन गया, और ये क्या बन गया आपके पास 3/2 बन गया। इसको दोबारा सिंप्लीफाई करोगे तो 2/3 अनुपात आ जाएगा। तो किसी भी सेम नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, किसी सेम नंबर को आप क्या जोड़ सकते हो क्या इन दोनों में। देखिए यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। अगर मैंने बोला कि आप यहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे जैसे कि a/b दे रखा है, उसमें अगर सेम नंबर जोड़ोगे, जैसे कि आपके पास ये 2:3 दे रखा है, इसमें आपने 1 जोड़ दिया, ये 3 हो गया, इसमें 1 जोड़ दिया, 4 हो गया, तो अनुपात बदल जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे वैल्यूज नहीं जोड़ सकते, इसमें किसी भी पर्टिकुलर नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, तो ये 2 ऑपरेशन आप इस पर लगा सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर जैसे मैंने आपको एक रेशो दिया a/b या a/b की वैल्यू आपको पास दे दी 2/3, आप क्या कर सकते हो, इधर भी आपने +1 किया तो इधर भी आप +1 करना पड़ेगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास a+b डिवाइड बाई b, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5/3। इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है। तो ये कैसे भी देख सकते हो आप, इसको सेम नंबर दोनों साइड आप मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कर सकते हो, तो इसमें आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो बदलने वाली नहीं है। अब देखिए एक और चीज़ आपको जो समझनी है, जैसे कि मैंने अभी बोला था आपको a/b आपको यहाँ पे 2/3 दे दिया। अब इसमें योगांतर अनुपात आपको एक समझना है, कंपोनेंट और डिविडेंड होता क्या है। आप ऊपर दोनों को जोड़ो, आप कहोगे a+b, आप दोनों का डिवाइड माइनस करो, आप कहोगे a-b। आपने क्या किया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को एक बार तो ऐड कर दिया, ऊपर प्लस वाला और नीचे क्या आ जाएगा माइनस वाला, तो आप इधर भी यही ऑपरेशन लगाना है आपको। 3 और 2 5 हो जाएगा, और 2 - 3, ठीक है, 2 - 3 ही करना है क्योंकि यहाँ पे a - b है, तो 2 - 3 करोगे -1, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -5।
तो ये आपके पास कहीं ना कहीं काम आता है। कब काम आता है, देखिए आपको सवाल में क्या दे देता है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और इसकी वैल्यू आपको दे दी -5। ठीक है, आपसे a बटे b की वैल्यू पूछ लेता है, तो फिर क्या करोगे, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओगे। बटे में एक है, दोनों को जोड़ोगे आप। आपने कहा दोनों को जोड़ दिया, तो आपके पास ये वैल्यू जो बन रही है वो आपके पास कितनी बन रही है, आप कहोगे ये तो वैल्यू बन रही है आपके पास -4 बन रही है। ठीक है, और दोनों को माइनस कर दो, आप कहोगे दोनों को माइनस करेंगे तो ये -6 बन रहा है। माइनस से तो माइनस चला जाएगा, 2/3 आ रहा है। स्टार्टिंग में आपने 2/3 ही माना था, याद करो। तो ये बात आपको समझ में आई। ये कंपोनेंट और डिविडेंड बहुत काम आता है आपके पास। इधर जो ऑपरेशन लगाई है वही ऑपरेशन आपने इधर लगा दी, तो ये आपके पास वैल्यूज निकल के आ गई। जैसे आपके पास वैल्यू दे दे आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज आपको दे दे सवाल में, तो फिर कैसे करोगे इसको। जैसे कि ये वैल्यू आपको दे दी 7 दे दी, ठीक है, और आपसे टेन थीटा की वैल्यू पूछ ले, तो आप क्या करोगे, इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओगे। आप कहोगे साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, यहाँ पे ये बन जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, इसका बटे 1 है तो 7 + 1 8 हो जाएगा, और 7 - 1 ये कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ से 4/3 आ जाएगा। तो ये आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब एक बात आपको समझ में आ रही है यहाँ पे, देखो आपने ये a/b था, इसमें अगर कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाया तो आपके पास क्या बन गया था, ये a + b अपॉन a - b। अगर दोबारा इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओगे, युगांतर अनुपात लगाओगे, तो दोबारा आपके पास ये आपके पास इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये साइन मैं इस तरीके का लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब समझ रहे हो, ये इसमें इंटरचेंज हो जाएगा, ये इसमें इंटरचेंज हो जाएगा। कैसे, देखो इसमें आप युगांतर अनुपात लगाओगे तो आपके पास बन रहा है, दोनों को जोड़ा a + b, दोनों को माइनस किया a - b। इसमें दोबारा लगाओगे आप तो क्या बन रहा है आपके पास, आप मुझे बताइए। आपने दोनों को जोड़ा, आप कहोगे 2a, और b से तो b कट जाएगा। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा, देखो अब इस बार दोनों का माइनस करना है, तो a से a कट जाएगा, 2b बन जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, दोबारा a/b बन गया। तो वही चीज़ यहाँ पे थी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, और ये समझ में आएगी आपको धीरे धीरे। जब क्वेश्चंस और आगे करेंगे ना, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा कि कहाँ पे कितना ज़्यादा यूज़ होता है ये युगांतर अनुपात। तो वहाँ पे हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। क्लियर, तो ये कंसेप्ट आ गया, थोड़ा सा समझ में क्या चीज़ें चल रही है। अब सवाल की तरफ आगे बढ़ें। जैसे कि सवाल आपको दे रखा है कि a/b है वो 5/4 दे रखा है, और b/c है वो आपके पास 3/5 दे रखा है। a b c का अनुपात आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर रेशियो को कंबाइंड करना है, आपको कंबाइंड करना है। तो कैसे करोगे, एक सिंपल सी अप्रोच बताता हूँ, आगे कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये ध्यान रखो। आप तीनों को लिख लो, आपको चाहिए a b और c। अब आपको दिया क्या है, आपको a और b का दे रखा है, तो a और b के नीचे लिख दो, आपको 5/4 लिख दिया। b और c दे रखा है, तो अब इसको b और c के नीचे लिख दो। आप कहोगे कि ये 3/5 दे रखा है, तो 3/5 लिख दिया। अब आप कहोगे ये जगह खाली रह गई, कोई दिक्कत नहीं है, खाली रह गई तो क्या करना है, देखो पास वाली जगह से पास वाली जगह को भर देना है। इसके ये पास 4 है, तो 4 के पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये खाली जगह है तो इसके पास क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, ऐसे भरते हुए चलना है। अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती तो फिर दोबारा यहाँ पे क्या आ जाता, 4, इस तरीके से, और आगे समझ में आएगा आपको और अच्छे से। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये आपने कंबाइंड कर दिया। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। एक और तरीका, साथ में एक और चीज़ ध्यान रखो, मल्टीप्लाई कर लो तो फिर क्या करोगे, लास्ट में इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको काट सकते हो, या फिर अभी इसी टाइम आप क्या कर सकते हो, अगर कुछ चीज़ कॉमन आ रही है तो अभी भी उसको काट सकते हो। अभी देख लो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, लेकिन 3 यहाँ पर नहीं है। 5 तो है लेकिन बीच वाले में 5 नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप सीधा बता दोगे ये 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, या 20 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला हो गया, किस तरीके से कंबाइंड करना है आपको आगे से। दूसरा, देखो ऐसे सवालों को आप एग्जाम में थोड़ा सा टाइम बचा के जल्दी भी कर सकते हो। कैसे, जैसे कि आपको यहाँ पे ये 5/4 दे रखा है, तो आप ऑप्शन के थ्रू बिना कुछ किए भी ये सॉल्व कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे 5 अगर a और b का 5/4 दे रखा है, तो फाइनल मर्ज करने के बाद में भी 5/4 ही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। अगर वो बदल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे 5/4 है क्या, आप कहोगे नहीं ये तो 5/4 नहीं है, यहाँ तो 4/3 हो रहा है, तो गड़बड़ है। ये भी नहीं है आपके पास, ये भी नहीं है, और केवल यही है आपके पास 5/4, तो आप डायरेक्ट टिक करके यहाँ से निकल लोगे। या फिर इसको चेक कर लो आप,
3:5, तो इसको भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी थोड़ा सा आप यहाँ पे जानकारी का यूज कर सकते हो। बाकी कंबाइन करना बहुत आसान काम है, तो वो भी आपको मैंने यहाँ पे सिखा दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहा है तो इसमें समझ लो दोबारा। ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है। आप मुझे बताओ आप क्या लिखोगे यहाँ पे? आपको 11 और ये 7 लिख दिया। बी और सी क्या हो जाएगा? आपको 5 और 19 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? आपको 7 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? आपको 5 आ जाएगा। कुछ कॉमन आ नहीं रहा तो मल्टीप्लाई कर दो, ये 55 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, और ये आप मल्टीप्लाई कर लो, 19 संते 133 हो जाएगा। ठीक है, 19 पंजे 95, 19 6 114, 19 संते 133, 133, 55 35 और 133। ऑप्शन नंबर आपका पास हो जाएगा सी। तो ये बात क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ें इसके बाद में। ये दोनों सवाल समझ में आ गए आपको, कंबाइन कैसे करना है आपको। इसके बाद में आगे देखिए क्या दे रखा है सवाल में। ए अनुपात बी आपको 3:5 दे रखा है, बी सी दे रखा है, सी डी दे रखा है, और ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखो ए और डी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं ए और डी का डायरेक्ट रिलेशन तो दिया नहीं है, क्या करना पड़ेगा? कंबाइन करना पड़ेगा। आपके पास जो रेशो दे रखा है आपने सीख लिया है। आप कहोगे ए बी सी और डी सबको लिख लो, आप कहोगे लिख लिया। अब यहाँ पे देखो ये 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, आप कहोगे ठीक है। आगे देखो 7:8 दे रखा है, तो ये 7:8 दे रखा है। अब आप आगे देखिए सी और डी का, आप कहोगे सी और डी का यहाँ पे दे रखा है 2:3। अब एक और चीज़ समझिए, थोड़ी सी आपको जानकारी दूं। जैसे कि आपको ये आप इसको 2:3 यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ऐसे लिख लो आप लिखना चाहते हो। लेकिन कभी कभी क्या कर सकते हो आप, जैसे कि ये आपके पास 8 बन रहा है ना, तो इसको भी अगर 8 बन रहा है ये आपके पास, तो 8 बना लो। ठीक है, तो उसको डायरेक्ट आप एक लाइन बचा लोगे। अगर ये 8 बन रहा है तो इसको आप क्या लिख दोगे? 4 × 12। इस लाइन को हटा के आपने यहाँ पे डायरेक्ट यहीं लिख दिया, तो ये भी ऐसे भी लिखा जा सकता है आपके पास। ठीक है, इससे एक लाइन कम हो जाएगी आपके पास। नहीं तो आप डायरेक्ट एक बार और लिखोगे यहाँ पे, तो भी आंसर तो वही आएगा, आंसर में कोई गड़बड़ नहीं होगी अभी भी। तो ये थोड़ा सा आप कर सकते हो यहाँ पे, करना चाहते हो तो, और ये आप कर लोगे, क्योंकि धीरे धीरे आपको जो है लिखना कम से कम है, तो ये सब चीज़ें हम करेंगे। तो ये सी और डी का आप यहाँ पे सीधा भी बोल सकते थे, ये 7:8 है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? फिर देखिए यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये 5 यूनिट था, ये 7 यूनिट है, इनको कन्वर्ट कैसे करोगे? दोनों को बराबर कैसे करोगे? तो ये बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया। अब ये इससे सीधा बन रहा था ये 8, तो इसलिए मैंने बना दिया। अगर नहीं बनता तो फिर मैं इसको नहीं बनाता, फिर मैं डायरेक्ट लिखता नीचे, फिर मैं इसको 2:3 ही लिखता, यहाँ पे ऐसे भी लिख लेता। ठीक है, तो ये ऐसे लिख सकते हो। तो दोनों तरीके आपको मैं बता दिए। तो अब क्या करोगे? इसको कंबाइन करोगे। आपको कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे इधर 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा। अब कहोगे इधर 8 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ 7 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 क्यों? देखो वो पास वाली संख्या रिपीट करनी है। ठीक है, लास्ट तक कहाँ तक मामला चल रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे ठीक है, ए और डी के बीच में आपको चलना है। आप कहोगे ए को पकड़ो और डी को पकड़ो। अगर कुछ कॉमन आ रहा है ना तो उसको काट लो। अभी आप कहोगे 3 कट रहा है तो 3 काट दिया, 2 भी कट रहा है 4 बार। तो ये देखो 7 है और ये कितना है? आप कहोगे 5 चौके 20 है, ये 7 और 20 है। तो ए और डी का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 7:20 आ रहा है। क्या आंसर आ गया? नहीं, अभी नहीं आया है। आपको क्या करना है? 2a और 3d, तो इसको 2 टाइम्स करना है। इसका 2 टाइम्स करो आप कहोगे 2 टाइम्स करना है तो 7 दूना 14 हो जाएगा, क्योंकि 2a करना है आपको। तो इधर तो 2a कर लिया। इधर क्या करना है? 3d करना है। क्या करना है? 3d। तो 3d कर लो। 3d करोगे तो आप 3 से मल्टीप्लाई किया, आपने कर दिया 60 हो गया ये। अब ये किससे कट रहा है? अब दोबारा कट रहा है तो कुछ काट लो, ये 7 और ये आपके पास 30, 7:30। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में किस तरीके से किया है? पहले आप रेशियो कंबाइन कर लो, फिर आपको देखना है ए और डी के बारे में, तो ए और डी को पकड़ लो, और फिर उसके बाद में जो वैल्यू दे रखी है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से कर दो, इसको 3 से करना है, 3 से कर दो। तो ईजिली आपके पास ये सवाल हो जाएगा। क्लियर? एक और सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि x और y का जो रेशियो है 4:5 का है। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मैंने एक चीज़ बताई थी आपके पास अभी क्लास के स्टार्टिंग में कि यहाँ पे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 हो सकती है, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो इस रेशियो में ज़रूर रहेगी। ठीक है, तो 4p या 5p, ये p क्या है? कोई कांस्टेंट है, जिससे अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास ये वैल्यूज़ रहने वाली है। तो आप क्या करोगे? x की जगह क्या रख दोगे? 4p, और y की जगह 5p। आप कहोगे p कहाँ से आ गया? ये p को समझो आप, क्या है p?
ये x बटे पाई, p या कोई भी कांस्टेंट रख सकते हो आप। x यहाँ पे है तो ऑलरेडी x दोबारा रखने नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको क्या रख सकते हो 4a 5a रख सकते हो, या फिर 4p 5p रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। p बेसिकली एक कांस्टेंट है जो ये बता रहा है कि अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू से सेम रेशियो से इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो इसकी x की एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। अब क्योंकि हमें तो पता तो नहीं है ना कि आपके पास a की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू एक्चुअल में है कितनी, क्योंकि ये तो आपके पास रेशियो दे रखा है, कट पिट के फाइनल एक रेशियो दे दिया आपको कि ये 4:5 का है। तो आप कहोगे ठीक है, तो आप इसको 4a और 5a लिख सकते हो। तो अब इसमें x की जगह डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करो, आप कहोगे ठीक है इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 8 चौके 32 और 32a माइनस 6 6 पंजो 30 30 आपके पास a बटे में क्या आ जाएगा, और रेशो है तो बटे में लिख सकते हो इसको। 9 9 चौके 36 36a और 7 35 और ये a हो जाएगा। आप कहोगे ठीक है, ये तो आपके पास क्या आ रहा है, आप कहोगे 2 आ रहा है और यहाँ से आ रहा है आपके पास 2a और ये आपके पास a आ रहा है। तो आपने देखा a से तो a कट गया, तो यहाँ पे ओवरऑल आ रहा है आपके पास 2/1 मतलब 2:1। आंसर क्या आएगा आपके पास, डी ऑप्शन। एक चीज़ आपको एक बात समझ में आई यहाँ पे कि अगर a आप लेते भी नहीं यहाँ पर तो भी ये सवाल सॉल्व हो रहा था। आप कहोगे हाँ ये तो हो रहा था, तो आगे से क्या करोगे आप, ये जब वैल्यू आपके पास किस तरीके से हो कि ऊपर जो वैल्यू दे रखी है एक्स वाई में दे रखी है और नीचे जो वैल्यू दे रखी है वो भी एक्स वाई में दे रखी है, या फिर ऐसे इस तरीके से वैल्यूज दे रखी हों जैसे कि x² y² बटे में x² माइनस 5y², कुछ भी वैल्यूज दे रखी हों। लेकिन ये देखो इनके डिग्री सेम होनी चाहिए, पावर 2 है इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, इस तरीके की चीज़ हो ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसमें a कोई भी कांस्टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करोगे, x की जगह डायरेक्ट 4 पुट करोगे, y की जगह डायरेक्ट 5 पुट करोगे, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, इजीली आपके पास निकल जाएगा। ये देखो अप्रोच में आपको बहुत पहले से भी, आप जो सॉल्यूशन देख रहे हो, आप चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए हो तो आपने देखा होगा कि जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो मैंने आपको, जब आपके पास क्वेश्चन इस तरीके के साथ आता था कि 8 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा, तो मैं क्या करता था, मैं आपको याद करो मैं क्या बताता था कि साइन थीटा की जगह आप जो वैल्यू दे रखी है वो 2:3 दे रखा है तो 2 वैल्यू पुट कर दो, कॉस थीटा की जगह 3 वैल्यू पुट कर दो। हालांकि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 2 और 3 नहीं होती है, ठीक है, एक से बड़ी नहीं होती है साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, लेकिन मैं बोलता था कि ये वैल्यू पुट कर दो। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि इनके बटे में जो आता है कर्ण आता है, यहाँ पे भी कर्ण आता है और बटे में भी यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा लिख रहा है, तो वो वैल्यू सेम कट जाती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि ये ऊपर भी एक्स वाई है, इधर भी एक्स वाई है बटे में, तो जो सेम वैल्यू है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ये जो रेशियो की जो वैल्यू है डायरेक्ट पुट कर सकते हो, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो एक एक चीज़ें समझते हुए चलना है, क्यों वैल्यू कहाँ पर क्या पुट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट करोगे, x की जगह 4 तो 8 चौके 32 और 6 पंजो 30 और 9 चौके 36 और 35, आपके पास यहाँ सीधी वैल्यू आ जाएगी 2:1, 2/1 आ रहा है ना, तो 2:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात, कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है 4p बराबर 6q बराबर 9r, तो p अनुपात q अनुपात r आपको फाइंड आउट करना है। देखिए आपको ये सवाल है ना, यहाँ पे आपको सवाल ये डायरेक्ट पूछ लिए हैं, तो मैंने यहाँ पे ये सभी कंसिडर कर लिए। साथ में ये जो इनकी जो नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके पास जब क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनते हैं तो वहाँ पे ये सभी ये जो रेशियो के कंसेप्ट हैं आपके पास कहीं ये वाली चीज़ बन गई और आपको यूज़ करना पड़े इसका और आगे कुछ निकालना पड़े, तो वहाँ पर ये सभी कंसेप्ट जो भी आप सीख रहे हो ना इस बेसिक क्लास में पहले, तो ये सभी कंसेप्ट आपके पास वहाँ पे यूज़ होने, तो आपको वहाँ पे जब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर होता हुआ चलेगा कि हाँ ये हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था, तो इसलिए हम ये चीज़ें ऐसे कर दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि ये आई कहाँ से है ये चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊँगा, इसको डायरेक्ट करने का तरीका आपको। आप बताइए मुझे, आपने अभी पढ़ा है कि a अनुपात b, ये जो होता है जैसे कि आपको दे दिया मैंने सवाल में 2:3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे इसको ऐसे भी लिख सकते हो a/b बराबर 2/3, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या a/2 बराबर b/3। आप मुझे बताओ ये क्या सही है या गलत है, आप बताइए मुझे।
या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे भी लिख सकता हूँ कि 3a बराबर 2b। आप मुझे बताइए क्या ये सब मैंने लिखा है ये सही लिखा है या गलत लिखा है या क्या मामला है ये। आप कहोगे ये तो सब कुछ सही सही सा चल रहा है। कैसे? देखो ये a अनुपात b है, 2:3 है यहाँ पर भी। अब इसमें मैंने क्या किया, इसको a/b लिख दिया 2/3। आप कहोगे यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो हमने अभी पढ़ा था कि इसको ऐसे जो रेशो है उसको बटे में लिख सकते हो, आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, लिख दिया फ्रैक्शन में। अब आगे क्या किया मैंने, इस 2 को नीचे भेज दिया, b को ऊपर भेज दिया, तो a/2 बराबर b/3। आपको ये भी ठीक है, यहाँ पे भी कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ पर भी कोई गड़बड़ नहीं है ना। तो इसको देखो आगे मैंने क्या कर दिया, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया 3a हो गया, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया 2b हो गया। तो ये आपको ये भी ठीक है। तो अभी ये सभी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं ये बिल्कुल ठीक ठीक हैं, इनमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब ये लिखने का लॉजिक क्या है, इसका यूज़ क्या है, ये आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिए अब यहाँ पे। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि a/b जो दिया था वो 2:3 दिया था। तो इसको आप है ना, ये जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ कि a/2 बराबर b/3। अगर मैंने ये ऐसे लिख दिया है ना चीज़ों को, तो इसका सीधा मतलब समझ जाना कि a की जो फ्रैक्शन जो a का जो अनुपात है वो 2 यूनिट है, b का जो अनुपात है 3 यूनिट है। तो हमेशा ध्यान रखो आगे से कि बटे में जो भी वैल्यू लिखी रहेगी, क्या लिखी रहेगी, बटे में जो भी वैल्यू लिखी रहेगी वो आपके पास उसका अनुपात रहेगा। तो a का अनुपात क्या हो जाएगा 2 यूनिट और b का अनुपात क्या हो जाएगा 3 यूनिट। अगर मैंने आगे ऐसे आपके पास बहुत सारी वैल्यू लिख दी, जैसे a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 बराबर d/7, ये सब कुछ लिख दिया, तो आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे क्या क्या मामला है। आप कहोगे हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा मामला ये है कि a की वैल्यू कितनी है, a की 2 यूनिट है, b की 3 यूनिट है, c की 5 यूनिट है, d की 7 यूनिट है। तो इसको अगर रेशो में मैं लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2:3:5:7। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये सिंपल सी वैल्यूज हैं जो आपको समझनी है। अगर मैं इसको चीज़ को थोड़ा सा बोल दूँ, अगर ये देखो हमेशा अगर डिवाइड में लिखा है तो वो सीधी उसकी रेशो होगा, सीधा उसका रेशो होगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में लिखा है जैसे कि 2a बराबर 3b, अगर मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू लिखी है तो वो उसका रेशो नहीं होगा, उसको इधर भेजना पड़ेगा, उसको इधर भेजना पड़ेगा, तब जाके रेशो बनेगा। तो ये a/3 हो जाएगा, ये b/2 हो जाएगा। अब आप सीधा बोल सकते हो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3:2। ठीक है, a/b ये आपके पास 3:2, 3/2 हो जाएगा। तो ये ऐसे आपको थोड़ा सा समझना है और ये चीज़ें इस तरीके से ही चलने वाली हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर। इसको यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो, a का जगह 3 रखो, आपको 3 दूनी 6 और b की जगह 2 रखो, 3 दूनी 6, तो 6 बराबर 6, बिल्कुल ठीक है। तो ये इस तरीके से है। ये बात आपको समझ में आई कैसे चल रहा है। अब दूसरी चीज़ और समझिए यहाँ पे कैसे, जैसे कि मैंने लिख दिया a/b बराबर 2/3, 2/3। तो आप यहाँ पे बताओ मुझे a की वैल्यू क्या है, आपको कम है 2 है, b की वैल्यू क्या है, आपको 3 ज़्यादा है। अगर बराबर ही नहीं करना है तो मैं क्या करूँगा, 3a बराबर 2b करूँगा कि नहीं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। अगर किसी के आगे बड़ा कोफिशिएंट लिख रहा है तो वो वैल्यू छोटी होगी या बड़ी होगी, आप कहोगे वो छोटी होगी। क्यों? क्योंकि तभी तो उसको बराबर करने के लिए हमने बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर ये इसके आगे छोटा कोफिशिएंट लिख रहा है तो ये वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी, आप कहोगे बड़ी होगी, क्योंकि तभी तो बराबर करने के लिए हमने छोटा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किया है। आप कहोगे बिल्कुल। ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत काम की हैं और ये बहुत आपका टाइम बचाएंगी। और ये कैसे कैसे टाइम बचाएंगी, ये सभी चीज़ें आपको आगे क्लासेस जैसे जैसे चलेंगी ना तब आपको समझ में आएगा। ये छोटी छोटी बातें। तो ये इतनी बात क्लियर हुई, आप कहोगे हाँ इतना ठीक है। तो इसको रेशो में लिखोगे तो आप सीधा आगे से ध्यान रखो, अगर आपको कभी भी रेशो बनाना रहे तो आप क्या करोगे, उसका हमेशा बटे में लिख लोगे सभी संख्याएं। तो जैसे कि a/b/c, तो a/3 लिख लोगे, b/4 लिख लोगे, c/5 लिख लोगे, ऐसे बटे में बना देनी है। तो जो बटे में अगर जैसे ही बन गई संख्या आप सीधा बता दोगे इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4:5 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए, अब सवाल पे चलो। अब सवाल देखते हैं आप, कुछ नहीं बहुत आसान कर दोगे। देखो 4p 6q और 9r बन रहा है। आपको मैंने अभी बताया था ये रेशो बताना है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे इन सभी संख्याओं को, देखो गुणा में लिख रही है, मल्टीप्लाई में लिख रही है, तो इनको क्या करोगे, बटे में बनाओगे। बटे में बनाने के लिए क्या करोगे आप करो, देखो ऐसा करना है आपको काम, इन सब का एलसीएम बताओ आप मुझे। आप कहोगे इनका एलसीएम तो 18 आ रहा है, 18 नहीं आ रहा, सॉरी 36 आ रहा है, 36 एलसीएम आ रहा है ना। तो ऐसा करो 36 से पूरे को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सबको डिवाइड कर दो। आप कहोगे 36 से डिवाइड किया मैंने
तो ये 4p/36, ये 6q/36 और ये आपके पास 9r/36। सबसे किसी भी सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, रेशियो में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपने कर दिया। 4 से काटा आपको कि 9 बार, तो p/9, q/, आपको कि 6, r/, आपको कि 4। तो अब क्या मुझे रेशियो बता सकते हो? आप मुझे रेशियो बता सकते हो? आपको कि हाँ, क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो बटे में संख्या है उनको डायरेक्ट लिख दो, वही रेशियो है आपके पास। तो रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास? 9:6:4 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट आगे से निकालोगे रेशियो और सीधा ही करोगे आगे से। ठीक है, दूसरा तरीका क्या कर सकते हो आप इसमें, जैसे आपको P और Q और R का रेशियो चाहिए, तो जब P पे काम कर रहे हो आप तो ऐसा करो, P को छोड़ो, बाकी दो को पकड़ो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको 36। Q पे काम कर रहे हो तो Q पे काम कर रहे हो तो Q को छोड़ो, बाकी दोनों को पकड़ो, आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 36, ये आपके पास कितना आ रहा है? ये आपके पास 4×9=36। ठीक है, तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपको 36 बन गया। और इसके बाद अगर इस पे काम करना है आपके पास तो इसको छोड़ो और इस पे मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, आपको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास कितना आ रहा है? 4×6=24, ये 24 बन रहा है, 24। आपको कि ठीक है इतना बन गया। अब इसको अगर आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, ये देखो कितना बन गया, तो P को जब छोड़ा 6×9=54, सॉरी 54 है ये। तो अभी कितने से कट रहा है? इसको 6 से काट लो, 6×9=54 और 6×6=36 और 6×4=24। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो इसका रेशियो 9:6:5, ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? जैसे P पे काम कर रहे हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, Q पे काम कर रहे हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, R का रेशियो चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कर सकते हो। बाकी आपको मैंने अभी आसान से तरीका बता ही दिया है। क्या करोगे आगे से, जो भी वैल्यू है उनको एलसीएम निकालोगे और उससे डिवाइड कर दोगे तो सीधी वैल्यूज आ जाएंगी। ये वाला क्वेश्चन आप बताओ कैसे करोगे? आप कहोगे इनका एलसीएम बताओ, आपको एलसीएम तो इनका 28 आ रहा है, 28 से डिवाइड कर दो, आपको डिवाइड किया तो a/4 और ये आ जाएगा b/7 और ये आ जाएगा आपके पास c/2। तो ये आपके पास रेशियो आ गया 4:7:2। 4:7:2 देखो 4:7:2 क्या आ जाएगा? 4:7:2। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? आगे बढ़े इसके बाद में देखिए ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, और इसमें इम्पोर्टेंट क्या, देखो आसान कंसेप्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि एसएससी बहुत पूछता है इसको। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे तो उसमें देखोगे तो हर एक शिफ्ट में कोई शायद ही ऐसी शिफ्ट हो जिसमें इससे क्वेश्चन ना पूछे जाए। तो आप थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल इस पर पूछता है। तो ये तीनों फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लो। सबसे पहले जैसे कि कोई दो वैल्यूज़ दे रखी हैं आपके पास ए और बी, अगर इनका आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछ ले, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल, तो क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना और अंडर रूट ले लेना है, अंडर रूट ए बी। अगर आपसे क्या पूछ ले, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ ले, थर्ड, ठीक है, तो क्या करोगे? आपके पास ये जो नंबर देख रखा है बी, तो इसका स्क्वायर करो बटे ए, b² आपको ठीक है। अगर आपके पास इस बार 3 नंबर दे दिए ए बी और सी, और आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ ले, क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो BC/A। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले छोटे छोटे से आप याद कर लोगे, आपको हाँ बिल्कुल याद कर लेंगे आसान से। अंडर रूट AB ये हो जाएगा b² और एक और हो जाएगा आपके पास BC/A, ये आपके पास हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। तो देखो ये वैल्यू थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तो क्या पड़ा था अभी b²/A, तो 24/15, तो 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 8 बार। ठीक है, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 24 का कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए। आपको कि 24 का जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 48, 96 का हो जाएगा 192, 192 का हो जाएगा /5, 192/5, 5×3=15 और 4 बनेगा, 5×8=40, 2/5। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। आगे देखिए मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल में क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई और अंडर रूट, 3 और 27 मल्टीप्लाई 81, अंडर रूट निकालोगे तो अंडर रूट 81 क्या हो जाएगा? 9। तो आपके पास 9 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, क्या करोगे? आपके पास 3 नंबर दे रखे 5, 6, 8। आपने फॉर्मूला पढ़ा था ABC कोई नंबर है तो BC/A, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8×6=48 /A 5। तो क्या हो जाएगा आपके पास बताइए? आपने डिवाइड किया 9.6 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
और 5 से डिवाइड करने का तरीका आपको पहले ही पता है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 96 हो जाएगा, ये 10 बन जाता है तो 9.6 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वही सवाल है और इसमें दोनों चीज़ें यूज कर ली हैं। जैसे कि जो P है वो आपके पास 8 और 20 का थर्ड प्रोपोर्शनल है। थर्ड प्रोपोर्शनल है तो क्या करोगे, आपको बी स्क्वायर अपॉन ए, तो 20 इंटू 20 बटे 8। 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 5 बार, 2 से काटा 10 बार, ये आपके पास कितना आ जाएगा 50। P की वैल्यू आपने निकाल ली है 50। आगे देखिए इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है जो Q है, तो Q क्या हो जाएगा, आप कहोगे 24 इंटू 5 बटे 3। 3 से काटोगे इसको 8 बार और ये कितना आ जाएगा 8 पंजे 40, तो ये 40 आ जाएगा। आपको आंसर क्या निकालना है, 2P प्लस Q। 2P मतलब 100 प्लस Q मतलब 40, तो 140 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, CGL में पूछा है आपसे। समझ में आ रहा है यहाँ तक सब कुछ? आगे देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, दोनों का मल्टीप्लाई किया है तो क्या बन रहा है प्रोडक्ट 240, और दोनों संख्याओं का अनुपात है वो ये है। दोनों संख्याओं का योग आपको निकालना है। अभी मैंने बताया था आपको, एक चीज़ बताई थी, याद करो क्या बोला था कि अब यहाँ पे ये जो अनुपात दे रखा है ना 3:5, ये आपके पास 2 नंबर दे रखे हैं ना, वो है उनका अनुपात 3:5 रहेगा। या तो वो संख्याएं आपके पास 3:3 या 5 ही रहेंगी, या फिर इसके अनुपात में रहेंगी। ये कैसे पता चलेगा कि यही संख्याएं हैं या फिर इसके अनुपात में है? आपको एक और रिलेशन देगा, देखो 240 दे रखा है इनका मल्टीप्लाई, तो क्या करोगे आपने पढ़ा था ये 3:5 का है मामला, तो इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी कांस्टेंट। तो एक वेरिएबल से आपने कर दिया मल्टीप्लाई x से, ये 3x और 5x आपने संख्या मान ली है, दोनों का मल्टीप्लाई 240 है, आप कहोगे दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 दिया 15, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 240, तो डिवाइड कर लो। आपने 15 से किया, 15 एकम 15, 9 बनेगा, 15 5 75, 15 6 के 90, ठीक है, 15 6 90, और ये आपके पास 16 बन रहा है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है आपके पास, 4 निकल के आ रही है। तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, आप कहोगे 12, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 20। तो 12 और 20 नंबर हो गए, दोनों का आपको टोटल बताना है, तो 12 20 32, 32 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपसे बोला है कि ए और बी शेयर करते हैं फ्यू मार्बल्स रेशो में 4:5 में, और बी को जो मिले हैं 10 मार्बल्स मोर देन ए, और व्हाट इज द शेयर ऑफ ए। तो सबसे पहले रेशियो बताइए आप मुझे, आप कहोगे ए और बी का जो रेशियो है वो ए जो 4:5 का है। अब इस रेशियो में आप बताइए मुझे कि किसको ज़्यादा मिले, आप कहोगे बी को मिले 5 मिले, ए को 4 ही मिले। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रखी है, जो 10 मार्बल्स ज़्यादा मिले, 10 की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे यहाँ पे 1 यूनिट है। ठीक है, तो 10 की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट, कितना निकालना है ए के लिए, तो ए की यूनिट कितनी है, आप कहोगे 4 यूनिट, तो 10 चौके 40, तो 40 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपसे यहाँ पे ये पूछता ना कि टोटल कितने होंगे, तो आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पे देखो ये ए और बी का आपके पास 4:5 दे रखा है, और इनका डिफरेंस यहाँ पे 10 दे रखा है, ठीक है, दोनों का 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 दे रखी है, तो इसका आप बना सकते हो, ये 50 हो जाएगा, ये आपके पास 40 हो जाएगा, टोटल पूछ ले आपके पास 90 हो जाएगा। इंडिविजुअल पूछ रहा था ये 40, ये 50 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है तो आपके पास 10 हो जाएगा, जो यहाँ पे भी दे रखा है। कैसे भी कुछ भी कैसे भी कुछ भी पूछ ले, हमेशा आप बता दोगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 3 संख्याओं का योग दिया है आपको 98, और बोला है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से जो अनुपात है वो 2:3 का है, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से जो अनुपात है वो 5:8 का है, तो तीसरी संख्या कौन सी है। अब आपके पास वही काम आएगा जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, रेशियो को कंबाइन करना। आपके पास रेशियो कौन कौन से दे रखे हैं, कोई भी नंबर्स मान लो आप, ए बी और सी। आपको बोला है पहला अनुपात 2:3 का है, दूसरा अनुपात है 5:8 का है, तो कंबाइन करना है अनुपात, आपको इधर 3 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया आपने 10 बन रहा है, इसको मल्टीप्लाई किया 15 बन रहा है, इसको मल्टीप्लाई किया आप कहोगे 8 या 24 बन रहा है। अब देखिए आपसे बोला क्या है कि इनका टोटल आपके पास 98 है, तो 98 है क्या इन सब का टोटल, इनका टोटल करो आप, तो आप कहोगे इनका टोटल तो 49 हो रहा है। तो ये आपके पास 98 और 49 यूनिट की वैल्यू है, आपको निकालना क्या है तीसरी संख्या, मतलब 24 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये इसका जस्ट 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स इसका करोगे तो ये 48 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए बी और सी
तीनों 10,500 रुपये की जो राशि है उसको आपस में क्रम से इस रेशो में बांट लेते हैं। प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते हैं तो ए बी सी की राशियों का अनुपात आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये रेशो देखो, आप कहोगे 10,500 है, इसको बांटना है इस रेशो में, तो 9 और 7 16 5 21, 21 यूनिट की वैल्यू। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 पंजे 105, ठीक है, 21 पंजे 105 और आपके पास 2 जीरो बन जाएगा 500। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 500 आ गई है। तो देखो इस सवाल को बहुत तरीके से किया जा सकता है। 1 यूनिट की वैल्यू 500 आ गई है, आप क्या कर सकते हो, बाकी सब की वैल्यू निकाल सकते हो। बाकी यहाँ पे ये भी दे रखा है कि 500 अधिक मिलते हैं सबको, तो 1 यूनिट है वो, तो सब में क्या कर सकते हो, 1-1 यूनिट बढ़ा सकते हो। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 6 अनुपात आपके पास ये 8 अनुपात और ये 9 का क्या हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे आपको यहाँ पे बोला है तो ये सीधा सीधा आपके पास अनुपात हो जाएगा। यहाँ पे इसको और काट सकते हो, आपके पास 3 अनुपात 4 अनुपात 5, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसा कर सकते हो। बाकी यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू जैसे आपने 500 निकाली थी, फिर क्या कर सकते हो, आप सबकी इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबकी इंडिविजुअल वैल्यू आप निकालोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 500 1 यूनिट की वैल्यू थी, 5 यूनिट की 2500 हो जाएगी। और बी की कितनी हो जाएगी आपके पास, आप कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू 500 थी तो ये 3500 हो जाएगी। और इसकी कितनी हो जाएगी, सी की आप कहोगे ये 4500 हो जाएगी, 9 पंजे 45। तो अब इसमें बोल रहा है कि 500 रुपये अधिक मिलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये 3000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको, ये 4000 हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको बोला है ना वो कि कितने ज़्यादा मिलते हैं, 500 रुपये अधिक मिलते हैं। ये कितना हो जाएगा आपको, 5000 हो जाएगा। 3 जीरो से सबके 3 जीरो कट जाएंगे तो अनुपात वो 3 अनुपात 4 अनुपात 5 का हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोला है सवाल में कि 6300 रुपये की राशि है, उसको ए बी सी डी में बांटना है। आगे बोला कि ए और डी को संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात है वो 11 अनुपात 10 का है। मतलब ए और डी का कंबाइंड दे रखा है और इधर बी और सी का कंबाइंड दे रखा है। ये आप निकाल सकते हो यहाँ से। आगे बी और डी के शेयरों का अनुपात आगे दे दिया आपको, सी की वैल्यू भी दे दी। तो ये जो वैल्यूज़ दी है ना आगे, ये आपके पास कंप्लीट वैल्यूज़ निकालने के लिए ही दे दिया है मामला आपको। तो एक एक करके निकाल लेते हैं, सबको सॉल्व कर लेते हैं, ए बी सी डी सबका, फिर आपसे जो पूछा है वो आप बता दोगे। तो आप मुझे बताइए 6300 है, ये कितने यूनिट की वैल्यू है, आप कहोगे 6300 जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए, आप कहोगे 21 और 10, 21 यूनिट की वैल्यू है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कहोगे 21 दिया 63, 300 आ गई है। इसको बांटना 11 अनुपात 10 में था, तो 300 आ गए, तो ये आपके पास कितना आ गया 3300, और ये आपके पास कितना आ गया, आप कहोगे ये आपके पास आ गया 3000। ये 3000 आ गया, ये 3300 आ गया। ये आया क्या क्या है पहले ये भी तो समझना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यूज़ तो आ गई है आपके पास, तो आप कहोगे ये वैल्यूज़ तो आ गई, लेकिन ये वैल्यू आई है आपके पास ये ए डी और ये आपके पास आ गया बी प्लस सी। आप कहोगे ठीक है। अब आगे और रिलेशन दिया है इसको आपको और सॉल्व करने के लिए। क्या दिया, देखो सी को मिलते हैं 1560 रुपये। अगर सी को 1560 मिल रहे हैं इसमें से, तो बी का आप मुझे बताओगे, आप कहोगे ठीक है बी का बता देंगे। बी का निकाल लो। अब देखो टोटल ये है आपके पास 3000, 3000 में से 1500 माइनस करो, आप कहोगे 1500, उसमें से 60 माइनस करो, आप कहोगे 1440, ठीक है। तो 1440 मिल रहे हैं बी को, बी का तो निकाल लिया। अब ए पे आ जाओ। ए पर क्या बोला है आपको कि हाँ आपको बोल दिया यहाँ पर कि बी और डी के शेयरों का अनुपात 8 अनुपात 9 है। अगर बी और डी के शेयरों का अनुपात 8 अनुपात 9 है तो ये कहीं ना कहीं ये जो 1440 जो ये वैल्यू है, ये मुझे बताइए कितने यूनिट की वैल्यू है। आपको ये बी की दे रखी है तो ये 8 यूनिट की है, तो यहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो। आप कहोगे हाँ निकाल सकते हैं, तो 9 यूनिट की वैल्यू निकाल दी है। तो 8 से आपने जैसे इसको डिवाइड किया तो आप कहोगे 8 से डिवाइड कर लो इसको, 8 एकम 8 आपके पास 6 बनेगा, और ये आपके पास 18 अंठे 144, ठीक है। और 18 नब्बे 162, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 1600 कितना 20, 1620 आ गया। 1620 ये आ गया है आपके पास। इसमें से माइनस कर लो, देखो 1600 माइनस करोगे आप इसमें से तो आपके पास 1700 बनेगा। तो 1700 में से 20 और माइनस कर दो तो 1680 बन जाएगा आपके पास, 1680 बन जाएगा। अब ये देखो ये ए की वैल्यू आ गई है, ये आपके पास बी की आ गई है, दोनों का डिफरेंस बताना है। तो इसमें से 1440 माइनस कर दो आप,
तो माइनस किया, ये 0, ये 4 बन जाएगा, ये आपके पास 2 बन जाएगा। तो 240 आपके पास करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले ए और बी को कंबाइंड निकाला, ए और डी को, फिर बी और डी का कंबाइंड निकाला, फिर यहाँ से फिर एक वैल्यू पे पहुँचे क्योंकि सी की दे रखी थी, फिर वहाँ पे आपने बी की निकाली, बी से फिर डी पर पहुँचे, डी से फिर ए पर पहुँचे, फिर ए और डी का डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस निकाला। चीज़ें कही हैं, बस पैरेलल चल रही हैं पर सभी चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपको दिया है कि 3 नंबर्स हैं जो रेशो में है 1:4, 5/9, 7/12। जो डिफरेंस है बिटवीन द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में 180 है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 नंबर्स। देखिए हिंदी मीडियम में थोड़ा सा करेक्शन है, ये 108 लिख रहा है और यहाँ पे 180 है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लो, ये 108 नहीं होगा, ये 180 होगा। तो ऑप्शन आपको उसी हिसाब से डिजाइन किया गया था। 180 इसको करेक्ट कर लो जो भी हिंदी मीडियम से है। तो अभी क्या करना है, देखो सिंपल सी बात, आपको क्या करना है, ये जो रेशो दे रखा है इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए इनके जो डिनोमिनेटर है आपके पास हर है, उसका आप एलसीएम बताइए। आप कहोगे इसका एलसीएम तो 36 है, तो ऐसा करो 36 से प्रत्येक रेशो को मल्टीप्लाई कर दो। आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 9 36 तो 9, और 9 चौके 36 4, और 12 सॉरी ये 4 नहीं आएगा, 4 तो यहाँ से आ जाएगा, 4 9 36, लेकिन 5 से भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और 12 3 36, 3 7 21। ये आपके पास रेशो बन गया फाइनली। आपको ये ठीक है। आपसे बोला है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस 180 है, तो 180 जो है वो आपके पास कितने यूनिट की वैल्यू है, आपको कि दोनों का डिफरेंस 12 यूनिट की वैल्यू। तो 12 यूनिट की वैल्यू निकालना क्या है, सबका टोटल कितना है, देखो 21 और 9 30 20 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 12 से काट लो इसको, 12 से 6 दूनी 12 और ये 6 तिया 18, ठीक है, और मल्टीप्लाई किया, ये 1500/2 750। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपको करना क्या है कि 3 संख्याओं का अनुपात आपको ये दे रखा है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है वो 48 है। तो सबसे बड़ी संख्या का मान आपको निकालना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप करोगे, आसान सा सवाल है, कर लोगे। इस रेशो को सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू आपको दे रखी है, उस हिसाब से आप इजीली कर लोगे इसको। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, इसको आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे, ठीक है। तो ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और इससे पहले की जो भी क्लासेस हुई है उनका सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उस चैनल पे जाके विजिट करके आप सभी क्लासेस वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।